दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पूर्व वर्षों की प्रश्नों की जो श्रृंखला देख रहे थे, उसके तहत दोस्तों हम लोग सब्जेक्ट देख रहे थे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, और टॉपिक चल रहा था दोस्तों हमारा बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे थे, जिसमें दोस्तों हम लोग 2023 से लेकर 2011 तक अब तक जितने भी पूर्व वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम कवर कर रहे थे, जिसमें दोस्तों हम लोग 2013 तक के प्रश्न को कवर कर चुके हैं, जिसमें 2013 में हम चौथे प्रश्न को कवर कर रहे थे दोस्तों। फिर आगे के प्रश्नों को हम देखेंगे, ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को देखिएगा। आगामी परीक्षा जो हमारी 16 जून 2024 को लगी हुई है उसकी दृष्टि से ये सारे प्रश्न हमारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2013 तक के प्रश्नों को हम लोगों ने हल कर लिया है, 2013 में भी हम लोगों ने कुछ प्रश्नों को हल कर लिया है। 2013 में हम चौथे प्रश्न को देख रहे थे, ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारे प्रश्न हमारे इंपॉर्टेंट है। चलिए 2013 में जो हमारा चौथा प्रश्न पूछा गया है उसको हम एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। देखिएगा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला हमारा कह रहा है दोस्तों तारा कछुआ, दूसरा कह रहा है मॉनिटर छिपकली, तीसरा कह रहा है वामन सुअर, चौथा कह रहा है दोस्तों स्पाइडर वानर, ठीक है। फिर देखिएगा कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है हमारा तारा कछुआ, दूसरा कह रहा है मॉनिटर छिपकली, तीसरा कह रहा है दोस्तों वामन सुअर और चौथा कह रहा है स्पाइडर वानर। कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन से भारत में प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। तो सही आंसर मार्क करेंगे हम ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं, बाकी के पॉइंट सही नहीं है। फिर से देखिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है तारा कछुआ, दूसरा कह रहा है मॉनिटर छिपकली, तीसरा कह रहा है दोस्तों वामन सुअर, चौथा कह रहा है हमारा स्पाइडर वानर, ठीक है। कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन से भारत में प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है, यानी कि तारा कछुआ, मॉनिटर छिपकली और वामन सुअर हमारे क्या हैं, भारत में प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। फिर से देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि तारा कछुआ, दूसरा कह रहा है मॉनिटर छिपकली, तीसरा कह रहा है वामन सुअर, चौथा कह रहा है स्पाइडर वानर। कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन से भारत में प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, तो याद रखिए ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट सेकंड और थर्ड, यानी कि तारा कछुआ, मॉनिटर छिपकली और वामन सुअर हमारे भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जबकि हमारा स्पाइडर वानर भारत में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, व्याख्या देखिए, ठीक है। चलिए व्याख्या देखेंगे ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है, यहाँ देखिए व्याख्या पढ़ेंगे हम, ठीक है। देखिए कह रहा है हमारा कि भारत में जैव विविधता के संदर्भ में क्या है, एक हमारा धनी देश है। क्या है, भारत जैव विविधता के संदर्भ में एक धनी देश है और भारत में हमारे 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट क्या है दोस्तों विद्यमान है, ठीक है। ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। पहला है दोस्तों हमारा हिमालय, दूसरा है इंडो बर्मा, तीसरा है पश्चिमी घाट से लेकर श्रीलंका तक और चौथा है दोस्तों हमारा सुंडालैंड, ठीक है। फिर देखिए कह रहा है कि भारत जैव विविधता के संदर्भ में एक धनी देश है। भारत में हमारे 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट विद्यमान है। पहला है दोस्तों हिमालय, दूसरा है इंडो बर्मा, तीसरा है पश्चिमी घाट से लेकर श्रीलंका तक और चौथा है दोस्तों सुंडालैंड, ठीक है। पहला पॉइंट पढ़ेंगे। कह रहा है दोस्तों हमारा कि तारा कछुआ भारत के अर्धशुष्क झाड़ीदार एवं घास भूमि की स्थानीय प्रजाति है और यह निम्न बंगाल को छोड़कर लगभग संपूर्ण देश में तथा विस्तारित रूप से पाकिस्तान के सिंध एवं श्रीलंका में पाया जाता है। फिर देखिए कि तारा कछुआ हमारा दोस्तों भारत के अर्धशुष्क झाड़ीदार एवं घास भूमि की स्थानीय प्रजाति है। यह निम्न बंगाल को छोड़कर लगभग संपूर्ण देश में तथा विस्तारित रूप से पाकिस्तान के सिंध एवं श्रीलंका में भी पाया जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा जो कि हमारा तारा कछुआ से संबंधित है, ठीक है। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे। कह रहा है कि मॉनिटर छिपकली एक क्या है, एक विशालकाय सरीसृप है। क्या है, मॉनिटर छिपकली एक विशालकाय सरीसृप है जो प्राकृतिक रूप से भारतीय प्रायद्वीप अफ्रीका एवं ओशनिया में निवास करती है। फिर देखिए कह रहा है कि मॉनिटर छिपकली एक विशालकाय सरीसृप है जो प्राकृतिक रूप से भारतीय प्रायद्वीप अफ्रीका एवं ओशनिया में निवास करती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखिए मॉनिटर छिपकली एक विशालकाय सरीसृप है जो प्राकृतिक रूप से भारतीय प्रायद्वीप अफ्रीका एवं ओशनिया में निवास करती है। मॉनिटर छिपकली से संबंधित यह तथ्य आप याद रखें, ठीक है। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे हम, देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है जो कि हमारा दिया गया है दोस्तों वामन सुअर से संबंधित, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है हमारा कि वामन सुअर, जिसे दोस्तों हम लोग पिग्मी हॉग भी कहते हैं, सुअर की क्या है, एक दुर्लभ प्रजाति है। यह प्रजाति भारत के पूर्वोत्तर राज्यों भूटान एवं नेपाल में पाई जाती है, परंतु वर्तमान में यह केवल असम राज्य के मानस राष्ट्रीय पार्क में ही बची हुई। आईयूसीएन की रेड सूची यानी कि आईयूसीएन की लाल सूची में दोस्तों यह प्रजाति गंभीर क्या है,
संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में दर्ज है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। एक बार और देखेंगे, कह रहा है कि वामन सुअर, जिसे हम लोग पिग्मी हॉग भी कहते हैं, सुअर की एक दुर्लभ प्रजाति है। यह प्रजाति भारत के पूर्वोत्तर राज्यों भूटान एवं नेपाल में पाई जाती है, परंतु वर्तमान में यह केवल असम राज्य के मानस राष्ट्रीय पार्क में ही बची हुई और IUCN की रेड लिस्ट में दोस्तों याद रखिए यह प्रजाति हमारी गंभीर संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में दर्ज है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे, देखेंगे कह रहा है क्या। कह रहा है कि स्पाइडर वानर मध्य एवं दक्षिणी अमेरिका, क्या है स्पाइडर वानर मध्य एवं दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी मैक्सिको से हमारा ब्राजील तक के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। फिर देखिए, स्पाइडर वानर मध्य एवं दक्षिण अमेरिका, दक्षिणी मैक्सिको से ब्राजील तक के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाते काले सिर वाले स्पाइडर वानर एवं भूरे स्पाइडर वानर गंभीर रूप से क्या है हमारे संकटग्रस्त यानी कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में है और यह प्रजाति प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं पाई जाती है। अतः सही उत्तर हम लोगों ने ऑप्शन ए मार्क किया था। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ, ध्यानपूर्वक देखते रहिए। सारे प्रश्न हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखेंगे हमारी बायोडाइवर्सिटी टॉपिक से आगे क्या प्रश्न पूछे गए हैं। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक देख। चलिए दोस्तों देखिएगा ध्यानपूर्वक, 2013 में जो हमारा 5वां प्रश्न पूछा गया है उसको हम पढ़ेंगे दोस्तों। ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय प्राणी जात पर विचार कीजिए। क्या है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय प्राणी जात पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, पहला जो दिया गया है दोस्तों वह है घड़ियाल, दूसरा है दोस्तों हमारा चर्मपीठ कुर्म यानी कि लेदर बैक टर्टल और तीसरा है दोस्तों हमारा अनूप मृग। ठीक है, कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से हमारे क्या हैं संकटापन्न हैं यानी कि इंडेंजर्ड हैं। ठीक है, फिर देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय प्राणी जात पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है दोस्तों घड़ियाल, दूसरा है चर्मपीठ कुर्म यानी कि लेदर बैक टर्टल, तीसरा है दोस्तों अनूप मृग। कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से हमारे संकटापन्न है। ठीक है, तो सही आंसर इसमें मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि तीनों ही हमारे जो दिए गए हैं यानी कि घड़ियाल और चर्मपीठ कुर्म और अनूप मृग तीनों ही दोस्तों क्या हैं हमारे संकटापन्न हैं। ऑप्शन सी हम बिल्कुल राइट आंसर इस प्रश्न का मार्क करेंगे। ठीक है, व्याख्या इसकी इंपॉर्टेंट है। चलिए व्याख्या हम देखते हैं ध्यानपूर्वक क्या दिया गया है, देखिएगा। ठीक है, चलिए पहली व्याख्या हम देखेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक क्या दिया गया है देखते रहिए। ठीक है, कह रहा है हमारा, ध्यानपूर्वक देखें कि भारत हमारा संकटग्रस्त प्रजातियों की संख्या के मामले में दोस्तों उच्च स्थान पर क्या है बना हुआ है। ठीक है, याद रखें, कह रहा है कि भारत हमारा संकटग्रस्त प्रजातियों की संख्या के मामले में उच्च स्थान पर बना हुआ है। इनमें घड़ियाल, चर्मपीठ कुर्म, लेदर बैक टर्टल तथा अनूप मृग भी शामिल हैं। अतः विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है हमारा घड़ियाल मगर की 3 प्रजातियों में से क्या है, एक है जो केवल भारतीय उपमहाद्वीप विशेषकर उत्तरी भाग में ही पाई जाती है। फिर देखिए, कह रहा है कि घड़ियाल मगर की 3 प्रजातियों में से एक है जो केवल भारतीय उपमहाद्वीप यानी कि विशेषकर उत्तरी भाग में ही पाई जाती। घड़ियाल को दोस्तों लंबी नाक वाले मगर के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व में सर्वाधिक पतली एवं लंबी क्या है दोस्तों मगर की प्रजाति है। फिर देखिएगा, घड़ियाल हमारा मगर की 3 प्रजातियों में से एक है जो केवल भारतीय उपमहाद्वीप यानी कि विशेषकर उत्तरी भाग में ही पाई जाती। घड़ियाल को दोस्तों याद रखें लंबी नाक वाले मगर के नाम से भी जाना जाता और यह विश्व में सर्वाधिक पतली एवं लंबी मगर की प्रजाति है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे दोस्तों क्या दे रहा है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखें दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है। कह रहा है हमारा कि चमड़े एवं दवाइयों के लिए क्या है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, चमड़े एवं दवाइयों के लिए शिकार तथा आवास विखंडन के कारण इसकी संख्या में भारी गिरावट आई है। वर्तमान में यह IUCN की रेड लिस्ट में दोस्तों गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्रजाति के रूप में अंकित है। फिर से देखिएगा, कह रहा है कि चमड़े एवं दवाइयों के लिए शिकार तथा आवास विखंडन के कारण इसकी संख्या में भारी गिरावट आई है। वर्तमान में यह IUCN की लाल सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी कि दोस्तों क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्रजाति के रूप में अंकित है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों ध्यानपूर्वक देखें इसको, कह रहा है कि हमारा आज घड़ियालों की छोटी संख्या क्या है, ध्यानपूर्वक देखें, फिर से देखेंगे। कह रहा है कि आज घड़ियालों की छोटी संख्या दोस्तों सोन, गंगा, महानदी व चंबल नदी में ही सीमित है। कह रहा है कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य भारत में एकमात्र ऐसा स्थल है जहां घड़ियालों की जनसंख्या अन्य स्थानों से क्या है अत्यधिक है। ठीक है, एक बार और देखेंगे कि आज घड़ियालों की छोटी संख्या सोन, गंगा, महानदी व चंबल नदी में ही सीमित है और राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य दोस्तों भारत में एकमात्र
ऐसा स्थल है जहां घड़ियालों की जनसंख्या अन्य स्थानों से क्या है हमारा दोस्तों अत्यधिक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए अब हम पढ़ेंगे दोस्तों चर्मपीठ कछुआ के बारे में, यानी कि लेदर बैक टर्टल के बारे में। ठीक है, कह रहा है कि चर्मपीठ कछुआ दोस्तों हिंद एवं प्रशांत महासागर में पाया जाता है, जिसकी संख्या में तीव्र गिरावट आई है। यह प्रजाति दोस्तों संकटग्रस्त होने के साथ साथ साइट्स की सूची 1 में शामिल है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखिए, चर्मपीठ कछुआ हिंद एवं प्रशांत महासागर में पाया जाता, जिसकी संख्या में तीव्र गिरावट आई है। यह प्रजाति दोस्तों संकटग्रस्त होने के साथ साथ साइट्स की सूची 1 में शामिल है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला हम देखेंगे दोस्तों, वह है हमारा अनूप मृग, जिसे दोस्तों हम लोग स्वैम्प डियर भी कहते हैं। कह रहा है अनूप मृग दोस्तों क्या है, स्वैम्प डियर को हम बारहसिंगा भी कहा जाता, जो भारतीय प्रायद्वीप की क्या है एक स्थानिक मृग प्रजाति है। और यह प्रजाति दोस्तों पाकिस्तान एवं बांग्लादेश से विलुप्त हो चुकी IUCN की रेड लिस्ट में यह संवेदनशील प्रजाति के रूप में दर्ज है। ठीक है, फिर देखिए अनूप मृग, जिसे हम स्वैम्प डियर को बारहसिंगा भी कहा जाता है, जो भारतीय प्रायद्वीप की एक स्थानिक मृग प्रजाति है। यह प्रजाति पाकिस्तान एवं बांग्लादेश से विलुप्त हो चुकी IUCN की लाल सूची में यह संवेदनशील प्रजाति के रूप में दर्ज है। अगला पॉइंट पढ़ेंगे। कह रहा दोस्तों कि वर्तमान में यह प्रजाति मध्य प्रदेश के कान्हा राष्ट्रीय पार्क, असम के काजीरंगा एवं मानस राष्ट्रीय पार्कों तथा कुछ संख्या में अन्य बिखरे हुए भागों में पाई जाती है। फिर देखिए, कह रहा है कि वर्तमान में यह प्रजाति मध्य प्रदेश के कान्हा राष्ट्रीय पार्क, असम के काजीरंगा एवं मानस राष्ट्रीय पार्कों तथा कुछ संख्या में अन्य बिखरे हुए भागों में भी पाई जाती है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों 2012 में जो हमारा जैव विविधता टॉपिक से पूछा गया प्रश्न है उसकी तरफ। ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारे प्रश्न हमारे जो इस टॉपिक से संबंधित हैं वह आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखेंगे 2012 में जो पहला प्रश्न पूछा गया है, कह रहा है कि भारत की आर्द्र भूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि भारत की आर्द्र भूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि आर्द्र भूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में अधिक अंकित है। फिर देखिएगा, आर्द्र भूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में अधिक अंकित है। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि कह रहा है कि भारत में तटीय आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्र भूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से अधिक है। क्या है, भारत में तटीय आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्र भूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से अधिक है। तो उपर्युक्त में से कह रहा है कौन कौन से कथन सही हैं, तो इसमें सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट पॉइंट हमारा सही दिया गया है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि भारत की आर्द्र भूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला पॉइंट कह रहा है कि आर्द्र भूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में अधिक अंकित है। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, कह रहा है कि भारत में तटीय आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्र भूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से अधिक है। कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन कौन से कथन हमारे सही हैं, तो सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया केवल ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट पॉइंट हमारा सही दिया गया है। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, चलिए इसकी व्याख्या हम देखते हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा इसकी व्याख्या क्या दिया गया है, चलिए देखेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखें। चलिए देखिए दोस्तों, कह रहा है कि जल से संतृप्त भूभाग को हम क्या कहते हैं, आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड कहते हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि जल से संतृप्त भूभाग को हम आर्द्र भूमि कहते हैं। और ये आर्द्र भूमियां याद रखें कि जैव विविधता से क्या होती हैं दोस्तों, प्रचुर होती हैं। और यह अनेक किस्मों की छोटी छोटी वनस्पतियों, घासें एवं प्राणी जात विशेषकर सूक्ष्म जीव इत्यादि व्यापक पैमाने पर पाए जाते हैं। फिर देखिए, जल से संतृप्त भूभाग को आर्द्र भूमि कहते हैं। कह रहा है कि ये आर्द्र भूमियां जैव विविधता से क्या होती हैं, प्रचुर होती हैं। यहाँ अनेक किस्मों की क्या है, छोटी छोटी वनस्पतियां, घासें एवं प्राणी जात विशेषकर सूक्ष्म जीव इत्यादि व्यापक पैमाने पर पाए जाते हैं। पहला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है हमारा कि क्षेत्रफल के मामले में गुजरात में सर्वाधिक आर्द्र भूमि क्षेत्र आता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि क्षेत्रफल के मामले में गुजरात में सर्वाधिक आर्द्र भूमि क्षेत्र आता है, जो कुल आर्द्र भूमि का 17.56% है। और सबसे कम हिस्सा दोस्तों याद रखें मिजोरम में 0.66% है। ठीक है, फिर देखिएगा, क्षेत्रफल के मामले में गुजरात में सर्वाधिक आर्द्र भूमि क्षेत्र आता है, जो कुल आर्द्र भूमि का 17.56% है। और सबसे कम हिस्सा याद रखें मिजोरम में 0.66% है। इसके पश्चात क्रमशः दोस्तों याद रखें आंध्र प्रदेश, फिर है दोस्तों हमारा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र का स्थान है। क्या है, इसके पश्चात क्रमशः आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र का स्थान है। कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में लक्षद्वीप में सर्वाधिक 96% और चंडीगढ़ में 3% सबसे कम आर्द्र क्षेत्र पाए जाते हैं। क्या है,
केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में लक्षद्वीप में सर्वाधिक 96% और चंडीगढ़ में 3% सबसे कम आर्द्र क्षेत्र पाए जाते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। इस प्रकार कथन एक हमारा क्या है, बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे के पॉइंट हम पढ़ेंगे। कह रहा है कि भारत में आंतरिक आर्द्र भूमियों का कुल भौगोलिक क्षेत्र यानी कि 69.22%, तटीय आर्द्र भूमियों के कुल भौगोलिक क्षेत्र यानी कि 27.13% से क्या है दोस्तों, अधिक है। अतः कथन 2 हमारा गलत है। फिर देखिएगा कि भारत में आंतरिक आर्द्र भूमियों का कुल भौगोलिक क्षेत्र जो कि 69.22% है, तटीय आर्द्र भूमियों के कुल भौगोलिक क्षेत्र 27.13% से अधिक है। अतः कथन 2 हमारा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा जो हमारा ISFR रिपोर्ट है 2019 यानी कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में कुल 62,466 आर्द्र भूमियां जो कि क्या है, सूचित वन क्षेत्रों के अंतर्गत 3.83% क्षेत्र हमारा कवर करती हैं। फिर देखिएगा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में कुल 62,466 आर्द्र भूमियों जो कि सूचित वन क्षेत्रों के अंतर्गत 3.83% क्षेत्र को कवर करती हैं। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। चलिए 2012 में जो पूछा गया हमारा दूसरा प्रश्न है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे, देखेंगे हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, आगामी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि निम्नलिखित रक्षित क्षेत्रों पर क्या कीजिए दोस्तों, विचार कीजिए। ठीक है, पढ़ेंगे फिर से। कह रहा है कि निम्नलिखित रक्षित क्षेत्रों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। पहला हमारा दोस्तों कह रहा है बांदीपुर, दूसरा कह रहा है भीतरकनिका, तीसरा कह रहा है मानस और चौथा कह रहा है सुंदरबन। कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन से हमारे क्या है, बाघ आरक्षित क्षेत्र दोस्तों घोषित हैं। फिर देखिएगा कह रहा है कि निम्नलिखित रक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है बांदीपुर, दूसरा कह रहा है भीतरकनिका, तीसरा कह रहा है मानस और चौथा कह रहा है हमारा सुंदरबन। कह रहा है कि उपर्युक्त में से हमारे कौन से क्या हैं, बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित हैं। फिर देखिए निम्नलिखित रक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। पहला है बांदीपुर, दूसरा है भीतरकनिका, तीसरा है मानस, चौथा है सुंदरबन। कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन से हमारे बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित हैं। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन बी यानी कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं, यानी कि बांदीपुर, मानस और सुंदरबन। क्या है, बांदीपुर, मानस और सुंदरबन दोस्तों हमारे क्या हैं, बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या है, बांदीपुर, मानस और सुंदरबन दोस्तों हमारे बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं, जबकि भीतरकनिका हमारा बाघ आरक्षित क्षेत्र नहीं है। ठीक है, सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन बी, केवल फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ पॉइंट हमारे क्या हैं, सही दिए गए हैं। ठीक है, चलिए व्याख्या देखेंगे क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा दोस्तों हमारा कि भारत में बाघों की घटती संख्या को देखते हुए क्या है, फिर से देखें। कह रहा है कि भारत में बाघों की घटती संख्या को देखते हुए वर्ष 1973 में दोस्तों भारत सरकार द्वारा क्या है, हमारा टाइगर प्रोजेक्ट यानी कि बाघ परियोजना चलाई गई। इस परियोजना के तहत बाघों के प्राकृतिक निवास वाले राष्ट्रीय पार्कों को दोस्तों याद रखें, बाघ आरक्षित क्षेत्र क्या है, घोषित किया गया है। फिर देखिए भारत में बाघों की घटती संख्या को देखते हुए वर्ष 1973 में भारत सरकार द्वारा बाघ परियोजना चलाई गई। इस परियोजना के तहत बाघों के प्राकृतिक निवास वाले राष्ट्रीय पार्कों को बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है, पॉइंट पढ़ेंगे हम, देखेंगे क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा है हमारा कि बाघ परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि दोस्तों NTCA, ठीक है, का गठन किया गया है। ठीक है, क्या है दोस्तों NTCA, यह है दोस्तों हमारा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है, यह एक क्या है, याद रखें, वैधानिक निकाय, स्टेटरी बॉडी है हमारा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखिए कह रहा है कि बाघ परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का गठन किया गया है और यह एक क्या है दोस्तों हमारा वैधानिक निकाय है यानी कि स्टेटरी बॉडी है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला पॉइंट पढ़ेंगे। कह रहा है कि प्रश्नांकित बांदीपुर, मानस तथा सुंदरबन टाइगर रिजर्व के रूप में दर्ज है, जबकि भीतरकनिका टाइगर रिजर्व नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय उद्यान है। इस प्रकार हम लोगों ने सही उत्तर विकल्प बी मार्क किया था। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। 2012 में पूछे गए तीसरे प्रश्न की तरफ हम ध्यानपूर्वक बढ़ेंगे, देखिएगा क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखें। कह रहा दोस्तों भारत के निम्नलिखित में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीवभार एकत्रित करके और उसके उपयोग की अनुमति नहीं है। क्या है, फिर देखिएगा। कह रहा है भारत के निम्नलिखित में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीवभार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं है। तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि हमारा नेशनल पार्क बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय उद्यानों में। ठीक है, फिर देखिएगा। कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीवभार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं है। तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों राष्ट्रीय उद्यानों में। ठीक है, फिर देखिएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीवभार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं है। तो सही आंसर मार्क करेंगे
करेंगे दोस्तों ऑप्शन बी राष्ट्रीय उद्यानों में। ठीक है, व्याख्या इंपॉर्टेंट है, चलिए इसकी व्याख्या हम पढ़ते हैं दोस्तों, देखेंगे व्याख्या इसकी क्या दी गई है। ठीक है, ध्यानपूर्वक व्याख्या देखते रहिए, व्याख्या दोस्तों इस प्रश्न की इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए व्याख्या हम देखेंगे क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए देखें, कह रहा दोस्तों ध्यानपूर्वक देखिएगा, जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित व्याख्या दिया गया है उसको हम देखेंगे। ठीक है, देखें, कह रहा है हमारा कि राष्ट्रीय पार्क प्राकृतिक एवं जीव भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण वनस्पति एवं वन्य जीवों से युक्त स्थान होते हैं। क्या है, कह रहा है हमारे राष्ट्रीय पार्क दोस्तों प्राकृतिक एवं जीव भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण वनस्पति एवं वन्य जीवों से क्या है, युक्त स्थान होते हैं। ठीक है, इनके निर्माण का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों वन्य जीवों एवं वनस्पति जातियों दोनों का क्या है, संरक्षण, संवर्धन तथा विकास करना होता है। क्या है, इनके निर्माण का मुख्य उद्देश्य दोस्तों वन्य जीवों एवं वनस्पति जातियों दोनों का संरक्षण, संवर्धन तथा विकास करना होता। यहाँ किसी भी प्रकार का भूमि स्वामित्व नहीं होता है तथा पशु चराई, वन कटाई, पशु हत्या एवं जैवभार एकत्रित करने पर पूर्ण प्रतिबंध होता है। क्या है, यहाँ किसी भी प्रकार का भूमि स्वामित्व नहीं होता है तथा पशु चराई, वन कटाई, पशु हत्या एवं जैवभार एकत्रित करने पर पूर्ण प्रतिबंध होता है। यद्यपि राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अनुमति से किसी भी खतरनाक पशु की हत्या की अनुमति दी जा सकती है। क्या है, यद्यपि राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अनुमति से किसी भी खतरनाक पशु की हत्या की अनुमति दी जा सकती है, जबकि दिए गए अन्य 3 विकल्पों में आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जैवभार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति होती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए 2012 में जो पूछा गया चौथा प्रश्न है उसको हम ध्यानपूर्वक देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए क्या कह रहा है हमारा चौथा प्रश्न, चलिए देखेंगे। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी समूह संकटापन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी समूह संकटापन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है, तो इसमें सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन्य गधा। फिर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी समूह संकटापन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है, तो पहला हमारा कह रहा है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, दूसरा कह रहा है कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन्य गधा। ऑप्शन ए हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, एक बार और देखें, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी समूह संकटापन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन्य गधा हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। कह रहा है विकल्प ए के सभी जीव नामतः ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन्य गधा याद रखें संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में आते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए 2012 में जो हमारा दोस्तों पूछा गया 5वां प्रश्न है उसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यानपूर्वक, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है। चलिए देखिए 5वां प्रश्न जो कह रहा है दोस्तों उसको ध्यानपूर्वक हम पढ़ेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए क्या है, संकट हो सकते हैं। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए दोस्तों संकट हो सकते हैं। पहला हमारा कह रहा है वैश्विक तापन, दूसरा कह रहा है आवास का विखंडन, तीसरा कह रहा है विदेशी जाति का संक्रमण और चौथा कह रहा है दोस्तों शाकाहार को प्रोत्साहन। ठीक है, निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए क्या है दोस्तों संकट हो सकते हैं, तो सही आंसर हम मार्क करेंगे वैश्विक तापन, आवास का विखंडन और विदेशी जाति का संक्रमण, जबकि शाकाहार को प्रोत्साहन हमारा क्या है, यह जैव विविधता के लिए संकट नहीं है। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। प्रश्न देखें कि निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते, तो पहला पॉइंट कह रहा है कि वैश्विक तापन, दूसरा कह रहा है आवास का विखंडन, तीसरा कह रहा है विदेशी जाति का संक्रमण और चौथा कह रहा है शाकाहार को प्रोत्साहन। तो इसमें जो सही आंसर हम मार्क करेंगे वह है हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी कि वैश्विक तापन, आवास का विखंडन और विदेशी जाति का संक्रमण। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, व्याख्या चलिए देखेंगे हम ध्यानपूर्वक क्या दिया गया है, देखिएगा। चलिए व्याख्या देखें। कह रहा दोस्तों हमारा कि उक्त भौगोलिक क्षेत्रों में जैव विविधता के संकट के लिए निम्नलिखित कारक क्या है दोस्तों हमारे उत्तरदायी होते हैं। फिर देखिएगा, कह रहा है कि उक्त भौगोलिक क्षेत्रों में जैव विविधता के संकट के लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी होते हैं। पहला दोस्तों हमारा वैश्विक तापन, दूसरा है आवास विखंडन, तीसरा है विदेशी जाति का आक्रमण या संक्रमण और चौथा है दोस्तों हमारा जलवायु परिवर्तन आदि। ठीक है, पहला है वैश्विक तापन, दूसरा है आवास विखंडन, तीसरा है विदेशी जाति का आक्रमण या संक्रमण और चौथा है दोस्तों जलवायु परिवर्तन
आदि। ठीक है, कह रहा है कि जबकि शाकाहार को प्रोत्साहन देने से जैव विविधता को दोस्तों याद रखें मजबूती मिलती है और शाकाहार प्रोत्साहन से पौधों एवं फसलों का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रजातियों के दोस्तों संक्रमण क्या है, प्रजातियों के संकरण को हमारा बढ़ावा मिलता है। फिर देखिएगा, जबकि शाकाहार को प्रोत्साहन देने से जैव विविधता को मजबूती मिलती है, शाकाहार प्रोत्साहन से पौधों एवं फसलों का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रजातियों के दोस्तों याद रखें हमारा संकरण को क्या है दोस्तों बढ़ावा मिलता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अतः हम लोगों ने विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया था। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों 2012 में पूछे गए छठे नंबर प्रश्न की तरफ। ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध हमारे भारतीय देहातों में आमतौर पर दिखाई देते थे, किंतु आजकल कभी कभार ही नजर आते हैं। इस स्थिति के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, फिर देखिएगा क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा है कि कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध हमारे भारतीय देहातों में आमतौर पर दिखाई देते थे, किंतु आजकल कभी कभार ही नजर आते हैं। इस स्थिति के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, फिर देखेंगे कि कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध हमारे भारतीय देहातों में आमतौर पर दिखाई देते थे। ठीक है, फिर कह रहा है किंतु आजकल कभी कभार ही नजर आते हैं। इस स्थिति के लिए उत्तरदायी है। चलिए देखेंगे इसका कौन सा आंसर हमारा राइट दिया गया है दोस्तों। ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारे पॉइंट हमारे आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या दिया गया है इसका सही आंसर। ध्यानपूर्वक यहाँ देखिएगा, जो सही आंसर है दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन बी। इसका बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, यानी कि गोपशु मालिकों द्वारा रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि। क्या है, ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, गोपशु मालिकों द्वारा रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि। ठीक है, प्रश्न हमारा कह रहा था कि कुछ वर्ष पहले तक दोस्तों गिद्ध हमारे भारतीय देहातों में आमतौर पर दिखाई देते थे, किंतु आजकल कभी कभार ही नजर आते हैं। इस स्थिति के लिए उत्तरदायी है। तो याद रखें दोस्तों, गो पशु मालिकों द्वारा क्या है, रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि। ठीक है, व्याख्या इसकी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसकी व्याख्या हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। ध्यानपूर्वक व्याख्या इसकी देखिएगा। ठीक है, चलिए देखें व्याख्या जो कह रहा है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है हमारा कि गिद्ध जो है, ध्यानपूर्वक देखिए क्या कह रहा है, व्याख्या इसकी पढ़िएगा, ध्यानपूर्वक देखें, व्याख्या इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, कह रहा है हमारा कि गिद्ध एक प्राकृतिक सफाई कर्मी पक्षी प्रजाति है। क्या है, गिद्ध एक प्राकृतिक सफाई कर्मी पक्षी प्रजाति है जो मृत पशुओं के मांस का दोस्तों क्या करता है, भक्षण करता है। फिर देखिए, गिद्ध एक प्राकृतिक सफाई कर्मी पक्षी प्रजाति है जो मृत पशुओं के मांस का भक्षण करता है। पहला पॉइंट देखेंगे, कह रहा है कि भारत में दोस्तों 1990 के दशक से इसकी संख्या में क्या है, तीव्र गिरावट आई है। फिर देखिएगा, भारत में 1990 के दशक से इसकी संख्या में तीव्र गिरावट आई है। गिद्धों की संख्या में इस तीव्र कमी का प्रमुख कारण है दोस्तों रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त किया जाने वाला क्या है, हमारा डिक्लोफिनेक नामक दवा है, जो पशुओं के दर्द निवारक में क्या है दोस्तों, सहायक होती है। फिर पढ़ेंगे, भारत में 1900 के दशक से इसकी संख्या में तीव्र गिरावट आई है। गिद्धों की संख्या में इस तीव्र कमी का प्रमुख कारण है रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त किए जाने वाली क्या है, डिक्लोफिनेक नामक दवा, जो पशुओं के दर्द निवारण में सहायक होती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ेंगे। कह रहा है कि गिद्धों द्वारा गो पशुओं के मांस का सेवन करने से डिक्लोफिनेक नामक दवा उनके शरीर में प्रवेश कर जाती है, जो कि गिद्धों की किडनी के लिए अत्यंत हानिकारक होती है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले कुछ वर्षों में गिद्धों की संख्या में काफी कमी आई है। फिर देखिएगा, गिद्धों द्वारा गो पशुओं के मांस का सेवन करने से डिक्लोफिनेक नामक दवा उनके शरीर में प्रवेश कर जाती है, जो कि गिद्धों की किडनी के लिए अत्यंत हानिकारक होती है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले कुछ वर्षों में गिद्धों की संख्या में काफी कमी आई है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। कह रहा है कि भारत में वर्ष 2006 से डिक्लोफिनेक दवा के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, अतः सही विकल्प हमारा ऑप्शन बी है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा है कि गिद्धों द्वारा गो पशुओं के मांस का सेवन करने से डिक्लोफिनेक नामक दवा उनके शरीर में प्रवेश कर जाती है, जो कि गिद्धों की किडनी के लिए अत्यंत हानिकारक होती है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले कुछ वर्षों से क्या है, गिद्धों की संख्या में काफी कमी आई है। और नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत में वर्ष 2006 से डिक्लोफिनेक दवा के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, अतः सही विकल्प हमारा ऑप्शन बी है। ठीक है, चलिए ध्यानपूर्वक आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारे प्रश्न हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलें। चलिए देखिएगा क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है हमारा कि एंटीलोप ऑरिक्स और क्या है, चीरू के बीच क्या अंतर है। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि एंटीलोप ऑरिक्स और चीरू के बीच क्या है दोस्तों, हमारा अंतर क्या है। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर हम मार्क करेंगे वह है ऑप्शन ए ही, हमारा पहला पॉइंट ही सही दिया गया है, यानी कि हमारा ऑरिक्स जो है दोस्तों, यह गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने के
लिए अनुकूलित है, जबकि चीरू ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए। फिर देखिएगा, कह रहा है हमारा कि एंटीलोप, ऑरिक्स और चीरू के बीच क्या अंतर है, तो याद रखें ऑप्शन ए ही हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी कि ऑरिक्स हमारा गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित है, जबकि चीरू हमारा ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखिए, कह रहा है कि एंटीलोप, ऑरिक्स और चीरू के बीच क्या अंतर है, तो पहला पॉइंट जो कह रहा है कि ऑरिक्स हमारा गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित है, जबकि चीरू हमारा ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए। ठीक है, फिर देखिए एक बार और पढ़ेंगे कि एंटीलोप, ऑरिक्स और चीरू के बीच क्या अंतर है, तो पहला कह रहा है कि ऑरिक्स हमारा गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित, जबकि चीरू हमारा ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित है। ठीक है, व्याख्या इसकी इंपॉर्टेंट है, चलिए ध्यानपूर्वक व्याख्या इसकी देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है हमारा ऑरिक्स जो है दोस्तों या एंटीलोप अफ्रीका के शुष्क क्षेत्र एवं अरब प्रायद्वीप में मिलता है, जबकि चीरू एंटीलोप हमारा तिब्बत के पठारी क्षेत्र के अल्पाइन स्टेपी घास निवास स्थल में पाया जाता है। फिर देखिएगा, ऑरिक्स हमारा एंटीलोप अफ्रीका के शुष्क क्षेत्र एवं अरब प्रायद्वीप में मिलता है, जबकि चीरू एंटीलोप हमारा तिब्बत के पठारी क्षेत्र के अल्पाइन स्टेपी घास निवास स्थल में पाया जाता। सभी ऑरिक्स प्रजाति लगभग मरुस्थलीय जलवायु को पसंद करती हैं एवं लंबे समय तक पानी के बिना जिंदा रह सकती हैं, अतः कथन ए हमारा बिल्कुल सही है। फिर देखिएगा कि ऑरिक्स एंटीलोप अफ्रीका के शुष्क क्षेत्र एवं अरब प्रायद्वीप में मिलता है, जबकि चीरू एंटीलोप तिब्बत के पठारी क्षेत्र के अल्पाइन स्टेपी घास निवास स्थल में पाया जाता। सभी ऑरिक्स प्रजाति लगभग मरुस्थलीय जलवायु को पसंद करती हैं एवं लंबे समय तक पानी के बिना जिंदा रह सकती हैं, अतः कथन एक हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे। कह रहा है कि एंटीलोप हमारा तेज दौड़ने वाले, ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, क्या है, एंटीलोप हमारे तेज दौड़ने वाले, रूमिनेंट जुगाली करने वाले, क्या है दोस्तों, आशाखित सींग वाले स्तनधारी होते हैं। इनका संबंध हमारा बोविडी कुल से है एवं ये मूलतः अफ्रीका एवं यूरेशिया में पाए जाते हैं। फिर देखिएगा, एंटीलोप हमारा तेज दौड़ने वाले, रूमिनेंट यानी कि जुगाली करने वाले, आशाखित सींग वाले स्तनधारी होते हैं और इनका संबंध दोस्तों याद रखिए बोविडी कुल से है एवं ये मूलतः अफ्रीका एवं यूरेशिया में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए 2012 में दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, यानी कि 8वां नंबर प्रश्न, उसको हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। ठीक है, 2012 में हमारा 8वां प्रश्न जो पूछा गया है, सब्जेक्ट हम देख रहे थे दोस्तों इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, टॉपिक चल रहा था दोस्तों हमारा बायोडाइवर्सिटी, जिससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न हमारी पूर्व वर्ष की परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए सारे प्रश्नों की व्याख्या आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलें। चलिए देखेंगे। और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें। चलिए दोस्तों 2012 में पूछे गए 8वें प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कह रहा दोस्तों हमारा काली गर्दन वाला सारस यानी कि कृष्ण ग्रीवास सारस, दूसरा कह रहा दोस्तों हमारा चीता, तीसरा कह रहा है उड़न गिलहरी कंदली और चौथा कह रहा दोस्तों हिम तेंदुआ। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है हमारा काली गर्दन वाला सारस यानी कि कृष्ण ग्रीवास सारस, दूसरा कह रहा है चीता, तीसरा कह रहा है उड़न गिलहरी कंदली और चौथा कह रहा दोस्तों हमारा हिम तेंदुआ। कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन से हमारे भारत में प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी, केवल फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, यानी कि दोस्तों हमारा काली गर्दन वाला सारस, उड़न गिलहरी और हिम तेंदुआ हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, जबकि चीता हमारा क्या है, यह भारत में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर से पढ़ेंगे प्रश्न को कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है काली गर्दन वाला सारस यानी कि कृष्ण ग्रीव सारस, दूसरा कह रहा है चीता, तीसरा कह रहा है उड़न गिलहरी और चौथा कह रहा है दोस्तों हिम तेंदुआ। ठीक है, कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन से हमारे भारत में प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, तो याद रखिए दोस्तों इसका सही आंसर मार्क करेंगे केवल फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। क्या है, इसका सही आंसर मार्क करेंगे केवल फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, यानी कि काली गर्दन वाला सारस, उड़न गिलहरी जिसे हम लोग कंदली भी कहते हैं और हिम तेंदुआ हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी हम लोगों ने बिल्कुल सही आंसर मार्क किया है। ऑप्शन बी केवल फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ पॉइंट हमारा सही दिया गया है। चीता हमारा गलत पॉइंट दिया गया है, यानी कि सेकंड हमारा नहीं होगा। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ पॉइंट हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, जो कि हमारे भारत में क्या है, प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों की व्याख्या को आप लोग देखते चलें। आगामी परीक्षा की दृष्टि से ये सारे प्रश्नों की व्याख्या हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यूपीएससी में प्रश्न नहीं लेकिन फैक्ट हमारे जरूर रिपीट करते हैं, इसलिए सारे प्रश्नों की जो हम व्याख्या देख रहे हैं उसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलें। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ, देखेंगे आगे के प्रश्न हमारे ध्यानपूर्वक क्या कह रहे हैं।
चलिए दोस्तों, व्याख्या देखेंगे हम। ठीक है, 2012 में जो हमारा 8वां प्रश्न पूछा गया था उसकी व्याख्या हम देखेंगे। कह रहा है कि भारत में संकटग्रस्त पक्षी वर्ग प्रजातियों में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, साइबेरियन क्रेन, सोहन चिड़िया जिसे हम सोन चिड़ैया भी कहते हैं, ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क है। जबकि संकटग्रस्त प्राणियों में हंगुल, ठीक है, भारतीय जंगली गधा, बाघ, ठीक है, लाल पांडा, एशियाई हाथी, नीलगिरी ताहर आदि हैं। तथा कई प्राणी विलुप्त हो गए हैं, जैसे दोस्तों डोडो पक्षी, गुलाबी सिर वाली बत्तख, भारतीय चीता, पहाड़ी बटेर आदि। अतः विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है भारत में संकटग्रस्त पक्षी वर्ग प्रजातियों में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, साइबेरियन क्रेन, सोहन चिड़िया या सोन चिड़ैया, ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क है। जबकि संकटग्रस्त प्राणियों में हंगुल, भारतीय जंगली गधा, बाघ, लाल पांडा, एशियाई हाथी, नीलगिरी ताहर आदि हैं। तथा कई प्राणी विलुप्त हो गए हैं, जैसे डोडो पक्षी, गुलाबी सिर वाली बत्तख, भारतीय चीता, पहाड़ी बटेर आदि। अतः विकल्प भी हम लोगों ने सही आंसर मार्क किया। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों, 2011 में जो हमारे जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी टॉपिक से पूछे गए प्रश्न हैं उनकी तरफ। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे, जो पहला प्रश्न पूछा गया है 2011 में उसको हम देखेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, आगामी परीक्षा की दृष्टि से सारे प्रश्न हमारे क्या है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है कि दो महत्वपूर्ण नदियों जिनमें से एक का स्रोत क्या है, झारखंड में है और जो उड़ीसा में दूसरे नाम से जानी जाती है, तथा दूसरी जिसका स्रोत उड़ीसा में है, समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसे स्थान पर संगम करती जो बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूर है। यह वन्य जीव तथा जैव विविधता का प्रमुख स्थल और सुरक्षित क्षेत्र है। निम्नलिखित में वह स्थल कौन सा है? तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, भीतरकनिका। ठीक है, ऑप्शन ए हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। और प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक बार और पढ़ेंगे। कह रहा है कि दो महत्वपूर्ण नदियों, ठीक है, या दो महत्वपूर्ण नदियां जिनमें से एक का स्रोत झारखंड में है और जो उड़ीसा में दूसरे नाम से जानी जाती, तथा दूसरी जिसका स्रोत हमारा दोस्तों याद रखें कहाँ, उड़ीसा में है, समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसे स्थान पर संगम करती है जो बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूर है। यह वन्य जीव तथा जैव विविधता का प्रमुख स्थल है और सुरक्षित क्षेत्र है। निम्नलिखित में वह स्थल कौन सा है? तो याद रखेंगे दोस्तों, हम सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, भीतरकनिका। इसका बिल्कुल राइट आंसर हम मार्क करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलें। ठीक है, चलिए देखेंगे क्या कह रहा है। एक बार और प्रश्न को पढ़ेंगे। कह रहा है कि दो महत्वपूर्ण नदियां जिनमें से एक का स्रोत झारखंड में है और जो उड़ीसा में दूसरे नाम से जानी जाती है, ठीक है, तथा दूसरी जिसका स्रोत उड़ीसा में है, समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसे स्थान पर संगम करती जो बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूर है। यह वन्य जीव तथा जैव विविधता का प्रमुख स्थल है और सुरक्षित क्षेत्र है। निम्नलिखित में वह स्थल कौन सा है? तो ऑप्शन ए, भीतरकनिका हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। व्याख्या चलिए इंपॉर्टेंट है, व्याख्या हम ध्यानपूर्वक देखेंगे, इसकी व्याख्या क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है हमारा कि ब्राह्मणी एवं वैतरणी नदियां दोस्तों समुद्र में गिरने से पूर्व जिस स्थल पर मिलती हैं वह भीतरकनिका जैव मंडल नीचे संरक्षित क्षेत्र स्थित है। क्या है? फिर देखिए, ब्राह्मणी एवं वैतरणी नदियां समुद्र में गिरने से पूर्व जिस स्थल पर मिलती हैं वहां भीतरकनिका जैव मंडल नीचे संरक्षित क्षेत्र स्थित है। यह स्थान बंगाल की खाड़ी से कुछ दूरी पर ही है, जो उड़ीसा के क्या है, उत्तर पूर्वी तट के नजदीक है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि ब्राह्मणी एवं वैतरणी नदियां समुद्र में गिरने से पूर्व जिस स्थल पर मिलती हैं वहां क्या है हमारा, भीतरकनिका जैव मंडल नीचे संरक्षित क्षेत्र स्थित, और यह स्थान बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूरी पर है, जो उड़ीसा के उत्तर पूर्वी तट के नजदीक है। ठीक है, पहला पॉइंट पढ़ेंगे। कह रहा है कि ब्राह्मणी नदी का उद्गम हमारा झारखंड में रांची जिले के नागरी गांव से होता है, जो प्रारंभ में दक्षिण कोयल नदी के नाम से जानी जाती है। उड़ीसा में इसका नाम ब्राह्मणी नदी हो जाता है। इस पॉइंट को फिर से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि ब्राह्मणी नदी का उद्गम दोस्तों याद रखें झारखंड में रांची जिले के नागरी गांव से होता है, जो प्रारंभ में दोस्तों दक्षिण कोयल नदी के नाम से जानी जाती है, और उड़ीसा में इसका नाम ब्राह्मणी नदी हो जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखें, यहां एक बार और पढ़ेंगे। कह रहा है कि ब्राह्मणी एवं वैतरणी नदियां, ठीक है, समुद्र में हमारा गिरने से पूर्व जिस स्थल पर मिलती हैं वहां भीतरकनिका जैव मंडल नीचे संरक्षित क्षेत्र स्थित है, और यह स्थान बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूरी पर है, जो उड़ीसा के उत्तर पूर्वी तट के नजदीक है। ठीक है, पहला पॉइंट कह रहा है कि ब्राह्मणी नदी का उद्गम हमारा झारखंड में रांची जिले के नागरी गांव से होता है, जो प्रारंभ में दक्षिण कोयल नदी के नाम से जानी जाती है। फिर देखिएगा, ब्राह्मणी नदी का उद्गम झारखंड में रांची जिले के नागरी गांव से होता है, जो प्रारंभ में दक्षिण कोयल नदी के नाम से
जानी जाती है और उड़ीसा में इसका नाम ब्राह्मणी नदी होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखें, कह रहा है कि हमारा बैतरणी उड़ीसा के क्योंझर जिले के क्या है दोस्तों, मंकरनाचा गांव के पास से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व ब्राह्मणी नदी से मिल जाती है। फिर देखिएगा, कह रहा दोस्तों हमारा कि बैतरणी उड़ीसा के क्योंझर जिले के मंकरनाचा गांव के पास से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व ही क्या है, ब्राह्मणी नदी से मिल जाती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला देखें, कह रहा है इनके संगम पर स्थित भीतरकनिका को 1998 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया। कह रहा है कि इसके पूर्वी किनारे पर गहिरमाथा सागरीय अभयारण्य है जो कि ग्रीन सी टर्टल का प्राकृतिक निवास स्थान है और भीतरकनिका संकटग्रस्त लवण जल मगर का प्रमुख प्राकृतिक निवास स्थल है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर से पढ़ेंगे कि इनके संगम पर स्थित भीतरकनिका को 1998 में यानी कि 1998 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया। इसके पूर्वी किनारे पर गहिरमाथा सागरीय अभयारण्य है जो कि ग्रीन सी टर्टल का प्राकृतिक निवास स्थान है और भीतरकनिका संकटग्रस्त लवण जल मगर का क्या है दोस्तों, प्रमुख प्राकृतिक निवास स्थल भी है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 2011 में जो पूछा गया दूसरा प्रश्न है उसको हम देखेंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्या है हमारा 2011 में पूछा गया दूसरा प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट श्रीलंका एवं इंडो बर्मा क्षेत्रों को जैव विविधता के क्या है, प्रखर स्थलों यानी कि हॉट स्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट श्रीलंका एवं इंडो बर्मा क्षेत्रों को जैव विविधता के प्रखर स्थलों यानी कि हॉट स्पॉट्स के रूप में क्या है, मान्यता प्राप्त हुई है। इसका सही आंसर दोस्तों हम मार्क करेंगे। पहला हो जाएगा हमारा जाति बहुतायता। क्या है, पहला हो जाएगा हमारा जाति बहुतायता, जिसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, स्पीसीज रिचनेस। ठीक है, फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा स्थानिकता। क्या है, फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा स्थानिकता और फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या है, वह है हमारा आशंका बोध। ठीक है, फिर से पढ़ेंगे। कह रहा है कि हमारा निम्नलिखित में से 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट श्रीलंका एवं इंडो बर्मा क्षेत्रों को जैव विविधता के प्रखर स्थलों यानी कि हॉट स्पॉट्स के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। तो पहला हमारा है दोस्तों जाति बहुतायता, जिसे हम लोग स्पीसीज रिचनेस भी कहते हैं। तीसरा हमारा है दोस्तों स्थानिकता और 5वां हो जाएगा हमारा आशंका बोध। बाकी के पॉइंट हमारे गलत दिए गए हैं। ठीक है, बाकी के पॉइंट दोस्तों हमारे गलत दिए गए हैं। फिर से पढ़ेंगे प्रश्न को कि निम्नलिखित में से 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट श्रीलंका एवं इंडो बर्मा क्षेत्रों को जैव विविधता के प्रखर स्थलों के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। तो पहला हो जाएगा जाति बहुतायता, तीसरा हो जाएगा स्थानिकता और 5वां हो जाएगा दोस्तों हमारा आशंका बोध। जबकि 2nd, 4th और 6th पॉइंट हमारे इस संबंध में गलत दिए गए हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों इस प्रश्न की व्याख्या हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। एक बार और प्रश्न पढ़ लेंगे कि निम्नलिखित में से 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट श्रीलंका एवं इंडो बर्मा क्षेत्रों को जैव विविधता के प्रखर स्थलों के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। तो पहला है जाति बहुतायता यानी कि स्पीसीज रिचनेस, दूसरा है स्थानिकता और 5वां है दोस्तों हमारा आशंका बोध। जबकि आगे के पॉइंट हमारे 2nd, 4th और 6th हमारे गलत दिए गए हैं। ठीक है, व्याख्या इंपॉर्टेंट है। चलिए इसकी व्याख्या हम देखते हैं क्या कह रहा है। इसकी व्याख्या इंपॉर्टेंट दी गई है। ठीक है, चलिए व्याख्या देखेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखें, हमारा जो प्रश्न कह रहा था दोस्तों वह ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन से 3 मानक इस संदर्भ में सही हैं। तो जो सही 3 मानक हैं दोस्तों उसको हम मार्क करेंगे। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1st, 3rd और 5th। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए व्याख्या हम देखेंगे। कह रहा है कि बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट शब्द दोस्तों नॉर्मन मेयर्स द्वारा संकल्पित किया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या है, कह रहा है कि बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट शब्द दोस्तों याद रखें नॉर्मन मेयर्स द्वारा संकल्पित किया गया है। इंटरनेशनल कंजर्वेशन नामक वैश्विक संस्था विश्व में जैव विविधता के प्रखर स्थलों को क्या करती है दोस्तों, मान्यता प्रदान करती है। फिर देखिए, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट शब्द दोस्तों याद रखें नॉर्मन मेयर्स द्वारा संकल्पित किया गया है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। और फिर कह रहा है हमारा कि इंटरनेशनल कंजर्वेशन नामक वैश्विक संस्था विश्व में जैव विविधता के प्रखर स्थलों को मान्यता प्रदान करती है। फिर देखिए, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट शब्द नॉर्मन मेयर्स द्वारा संकल्पित किया गया और इंटरनेशनल कंजर्वेशन नामक वैश्विक संस्था विश्व में जैव विविधता के प्रखर स्थलों को मान्यता प्रदान करती है। पहला पॉइंट देखेंगे, कह रहा है कि यह 2 अनिवार्य एवं कठोर शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है। पहला है कि कोई भी प्रखर स्थल दोस्तों संवहनीय वनस्पतियों की कम से कम 1500 स्थानिक प्रजातियां रखता हो, और दूसरा कह रहा है कि संदर्भित प्रखर स्थल की लगभग 30% प्राकृतिक वनस्पतियों का मौलिक निवास नष्ट हो चुका हो। फिर देखिएगा, कह रहा है कि बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट शब्द नॉर्मन मेयर्स द्वारा संकल्पित किया गया। इंटरनेशनल कंजर्वेशन नामक वैश्विक संस्था विश्व में क्या है, जैव विविधता के प्रखर स्थलों को मान्यता प्रदान करती है। पहला पॉइंट देखिएगा कि यह 2 अनिवार्य एवं कठोर शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है। पहला पॉइंट कह रहा है
कि कोई भी प्रखर स्थल दोस्तों संवहनीय वनस्पतियों की कम से कम 1500 स्थानिक प्रजातियां रखता हो। क्या है? कोई भी प्रखर स्थल दोस्तों संवहनीय वनस्पतियों की कम से कम 1500 स्थानिक प्रजातियां रखता हो। फिर दूसरा पॉइंट कि संदर्भित प्रखर स्थल की लगभग 30% प्राकृतिक वनस्पतियों का मौलिक निवास नष्ट हो चुका हो। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, आगे के पॉइंट हम ध्यानपूर्वक देखेंगे, आगे हमारे क्या कह रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। कह रहा है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है कि इसी संदर्भ में पश्चिमी घाट एवं श्रीलंकाई जैव विविधता प्रखर स्थल प्रथम शर्त को पूरा करते हुए 1600 स्थानिक प्रजातियों को समाहित करता है और द्वितीय शर्त के संदर्भ में हाल ही में यह दर्ज किया गया है कि इस क्षेत्र में मात्र 6.8% मौलिक वानस्पतिक निवासी बचे हैं, जबकि मानक 30% से कम की ही अपेक्षा रखते हैं। इस प्रकार द्वितीय शर्त भी पूरी हो जाती है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि इसी संदर्भ में पश्चिमी घाट एवं श्रीलंकाई जैव विविधता प्रखर स्थल प्रथम शर्त को पूरा करते हुए 1600 स्थानिक प्रजातियों को समाहित करता है और द्वितीय शर्त के संदर्भ में हाल ही में यह दर्ज किया गया है कि इस क्षेत्र में मात्र 6.8% मौलिक वानस्पतिक निवासी बचे हैं, जबकि मानक 30% से कम की ही अपेक्षा रखता। इस प्रकार द्वितीय शर्त भी पूरी हो जाती है। अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे। कह रहा है कि इस प्रकार जाति बहुतायता यानी कि 1600 जातियां, स्थानिकता एवं आशंका बोध, ये 3 मानक कंजर्वेशन इंटरनेशनल के दोनों अनिवार्य मानकों में क्या है, अंतर्निहित हैं। अतः विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या है? इस प्रकार जाति बहुतायता यानी कि 1600 जातियां, स्थानिकता एवं आशंका बोध, ये 3 मानक कंजर्वेशन इंटरनेशनल के दोनों अनिवार्य मानकों में अंतर्निहित हैं। अतः विकल्प सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, 2011 में पूछे गए तीसरे प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे, जो कि हमारा टॉपिक चल रहा है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। और हम सब्जेक्ट क्या देख रहे थे दोस्तों? इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट से संबंधित एक टॉपिक देख रहे थे, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, चलिए 2011 में पूछे गए तीसरे प्रश्न को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है। ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखें, कह रहा है हमारा कि हिमालय पर्वत प्रदेश दोस्तों जाति विविधता की दृष्टि से क्या है, अत्यंत समृद्ध है। कह रहा है कि इस समृद्धि यानी कि फिनोमिना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण क्या है हमारा सबसे उपयुक्त है। फिर देखिएगा कि हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है और इस समृद्धि यानी कि फिनोमिना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उपयुक्त। तो सही आंसर मार्क करेंगे कि यह विभिन्न जैव भौगोलिक प्रदेशों का क्या है, हमारा संगम है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, कह रहा है कि हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है और इस समृद्धि यानी कि फिनोमिना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उपयुक्त। तो सही आंसर मार्क करेंगे कि यह विभिन्न जैव भौगोलिक प्रदेशों का क्या है दोस्तों, संगम है। ठीक है, फिर देखिएगा कि हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि यानी कि फिनोमिना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उपयुक्त। तो सही आंसर दोस्तों हम मार्क करेंगे कि यह विभिन्न क्या है, जैव भौगोलिक प्रदेशों का संगम है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, व्याख्या इसकी इंपॉर्टेंट है। चलिए व्याख्या इसकी हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। चलिए देखें, कह रहा है कि हिमालय पर्वत प्रदेश का विशाल क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर विस्तार विभिन्न प्रकार की जलवायु, मृदा प्रकारों एवं जैव भौगोलिक प्रदेशों का सृजन करता है, जिनमें वनस्पति एवं जीवों की क्या है, अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। फिर देखिएगा, हिमालय पर्वत प्रदेश का विशाल क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर विस्तार विभिन्न प्रकार की जलवायु, मृदा प्रकारों एवं जैव भौगोलिक प्रदेशों का सृजन करता है, जिनमें वनस्पति एवं जीवों की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। पहला पॉइंट ध्यानपूर्वक देखिएगा कि इन प्रदेशों में उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर उपोष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण एवं अल्पाइन वनस्पतियों का भिन्न भिन्न ऊंचाई पर विस्तार पाया जाता है। फिर देखिए, इन प्रदेशों में उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर उपोष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण एवं अल्पाइन वनस्पतियों का भिन्न भिन्न ऊंचाई पर विस्तार पाया जाता है। हिमालय के पर्वतपदीय भाग उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के बांस, ओक एवं चेस्टनट के घने वनों से क्या है, आच्छादित हैं। फिर देखिएगा, इन प्रदेशों में उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर उपोष्णकटिबंधीय, फिर देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, शीतोष्ण एवं अल्पाइन वनस्पतियों का भिन्न भिन्न ऊंचाई पर विस्तार पाया जाता और हिमालय के पर्वतपदीय भाग उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के बांस, ओक एवं चेस्टनट के घने वनों से आच्छादित हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे। कह रहा है कि हिमालयी पारितंत्र की जलवायु, वर्षा ऊंचाई एवं मृदा की विभिन्नता यहाँ वनस्पतियों एवं जीव प्रजातियों की विविधता के लिए आदर्श दशाएं प्रस्तुत करती। अतः प्रश्नांकित विकल्पों में विकल्प बी हमारा क्या है, सर्वाधिक उपयुक्त कारण है। फिर पढ़ेंगे, कह रहा है कि हिमालयी पारितंत्र की जलवायु, वर्षा ऊंचाई एवं मृदा की विभिन्नता यहाँ वनस्पतियों एवं जीव प्रजातियों की विविधता के लिए क्या है, आदर्श दशाएं प्रस्तुत करती। अतः प्रश्नांकित विकल्पों में विकल्प बी हमारा सर्वाधिक उपयुक्त कारण है। इस प्रश्न को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ेंगे 2011 में जो हमारा पूछा गया चौथा प्रश्न है उसकी तरफ।
सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलें। आगामी परीक्षा की दृष्टि से सारे ही प्रश्न हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। और दोस्तों, यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही दोस्तों लगातार पढ़ते रहें। ठीक है, सारे प्रश्न हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए जिन भी प्रश्नों को हम लोग हल करते चल रहे हैं सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलें। चलिए देखें, 2011 में जो हमारा पूछा गया चौथा प्रश्न है उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है हमारा कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित केंद्रीय अधिनियमों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, फिर देखिए, कह रहा है हमारा कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित केंद्रीय अधिनियमों पर क्या कीजिए दोस्तों, विचार कीजिए। ठीक है, पहला कह रहा है कि आयात एवं निर्यात नियंत्रण अधिनियम 1947। ठीक है, दूसरा कह रहा है खनन एवं खनिज विकास नियमन अधिनियम 1957। तीसरा कह रहा है सीमा शुल्क अधिनियम 1962 और चौथा कह रहा है भारतीय वन अधिनियम 1927। ठीक है, फिर देखिए, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित केंद्रीय अधिनियमों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है आयात एवं निर्यात नियंत्रण अधिनियम 1947। दूसरा कह रहा है खनन एवं खनिज विकास नियमन अधिनियम 1957। तीसरा कह रहा है सीमा शुल्क अधिनियम 1962। चौथा कह रहा है भारतीय वन अधिनियम 1927। ठीक है, कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन से अधिनियम देश में जैव विविधता संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है अथवा क्या है दोस्तों, उस पर असर डालते हैं। फिर देखिएगा, कह रहा है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित केंद्रीय अधिनियमों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है आयात एवं निर्यात नियंत्रण अधिनियम 1947। दूसरा कह रहा है खनन एवं खनिज विकास नियमन अधिनियम 1957। तीसरा कह रहा है सीमा शुल्क अधिनियम 1962। फिर कह रहा है चौथा हमारा भारतीय वन अधिनियम 1927। कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन से अधिनियम देश में जैव विविधता संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है अथवा उस पर असर डालते हैं। तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों ही पॉइंट हमारे बिल्कुल सही दिए गए हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हम मार्क करेंगे। ठीक है, फिर देखिए, कह रहा है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित केंद्रीय अधिनियमों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है आयात एवं निर्यात नियंत्रण अधिनियम 1947। दूसरा कह रहा है खनन एवं खनिज विकास नियमन अधिनियम 1957। तीसरा कह रहा है दोस्तों हमारा सीमा शुल्क अधिनियम क्या है, तीसरा कह रहा है सीमा शुल्क अधिनियम 1962। चौथा कह रहा है भारतीय वन अधिनियम 1927। ठीक है, कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन से अधिनियम देश में जैव विविधता संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है अथवा उस पर असर डालते हैं। तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, इसकी व्याख्या यहां पे क्या दिया गया है। देखिए, चलिए व्याख्या इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। चलिए देखें, व्याख्या इंपॉर्टेंट है। कह रहा है हमारा कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अनुसार जैव विविधता से संबंधित सभी अधिनियमों की सूची हमारा यहाँ निम्नांकित दी गई है। ध्यानपूर्वक देखिए, कह रहा है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अनुसार जैव विविधता से संबंधित सभी अधिनियमों की सूची हमारी क्या है, निम्नांकित है। चलिए देखेंगे, पहला देखें क्या है हमारा मत्स्य अधिनियम 1897। क्या है, पहला है दोस्तों हमारा मत्स्य अधिनियम 1897। ठीक है, पहला क्या कह रहा है, मत्स्य अधिनियम 1897। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। दूसरा देखें विनाशकारी कीट एवं कीटनाशक अधिनियम 1914। क्या है दोस्तों, विनाशकारी कीट एवं कीटनाशक अधिनियम 1914। ठीक है, तीसरा देखें, कह रहा है हमारा भारतीय वन अधिनियम 1927। क्या है, भारतीय वन अधिनियम 1927। ठीक है, अगला पढ़ेंगे कृषि उत्पाद ग्रेडिंग एवं मार्केटिंग अधिनियम 1937। क्या है, कृषि उत्पाद ग्रेडिंग एवं मार्केटिंग अधिनियम 1937। ठीक है, पांचवा हम पढ़ेंगे दोस्तों भारतीय कॉफी अधिनियम 1942। क्या है, भारतीय कॉफी अधिनियम 1942। ठीक है, छठा पढ़ेंगे आयात एवं निर्यात नियंत्रण अधिनियम 1947। क्या है, आयात एवं निर्यात नियंत्रण अधिनियम 1947। अगला देखें रबड़ उत्पादन एवं मार्केटिंग अधिनियम क्या है दोस्तों, 1947। रबड़ उत्पादन एवं मार्केटिंग अधिनियम 1947। आठवां देखें चाय अधिनियम 1953, यानी कि 1953। क्या है, अगला देखें दोस्तों चाय अधिनियम 1953। ध्यानपूर्वक देखते रहिए, सारे प्रश्न हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखें, कह रहा है हमारा यहाँ 9वां नंबर देखेंगे। क्या कह रहा है, 9वां नंबर कह रहा है खनन एवं खनिज विकास नियमन अधिनियम 1957। क्या है, खनन एवं खनिज विकास नियमन अधिनियम 1957। अगला देखेंगे पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम अधिनियम 1960। क्या है, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम अधिनियम 1960। अगला देखेंगे सीमा शुल्क अधिनियम 1962। क्या है, सीमा शुल्क अधिनियम 1962। अगला देखेंगे मसाला बोर्ड अधिनियम 1986। क्या है, मसाला बोर्ड अधिनियम 1986। अगला देखेंगे बीज अधिनियम 1966। क्या है, बीज अधिनियम 1966। 14 देखेंगे हम पेटेंट अधिनियम 1970। क्या है दोस्तों, पेटेंट अधिनियम 1970। ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्या है, पेटेंट अधिनियम 1970। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे, देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए
अगला हमारा दिया गया है दोस्तों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। अगला देखेंगे समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1972 क्या है, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1972। अगला देखेंगे जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 क्या है, जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974। अगला है तंबाकू बोर्ड अधिनियम 1975 क्या है, तंबाकू बोर्ड अधिनियम 1975। अगला पढ़ेंगे दोस्तों ध्यानपूर्वक देखेंगे। अगला कह रहा है कि क्षेत्रीय जल महाद्वीपीय सेल्फ अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अनन्य समुद्री जोन अधिनियम 1976 क्या है, क्षेत्रीय जल महाद्वीपीय सेल्फ अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य समुद्री जोन अधिनियम 1976। अगला पढ़ेंगे कह रहा है कि जल प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम उपकर अधिनियम 1977 क्या है, जल प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम उपकर अधिनियम 1977। अगला देखेंगे भारत के समुद्री क्षेत्र विनियमन एवं विदेशी जलयानों के द्वारा मत्स्यन अधिनियम 1980। फिर देखिए जल प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम उपकर अधिनियम 1977, भारत के समुद्री क्षेत्र विनियमन एवं विदेशी जलयानों के द्वारा मत्स्यन अधिनियम 1980। अगला है वन संरक्षण अधिनियम 1980। अगला है दोस्तों वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम क्या है, 1981। फिर देखेंगे वन संरक्षण अधिनियम 1980। अगला है वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम 1981। अगला है कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1985 या 86। फिर पढ़ेंगे वन संरक्षण अधिनियम 1980। फिर है वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम हमारा 1981। अगला देखेंगे कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1985 या 86। आगे देखेंगे दोस्तों हमारे ध्यानपूर्वक क्या दिए गए हैं, ठीक है, आगे के और हमारे अधिनियम ध्यानपूर्वक यहाँ देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक है। चलिए देखेंगे क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 क्या है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। मसाला अधिनियम 1986। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड 1987 क्या है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड 1987। अगला है दोस्तों उत्पादन प्रयोग आयात निर्यात और खतरनाक सूक्ष्मजीवों का संग्रहण आनुवांशिक इंजीनियरिंग से युक्त सूक्ष्मजीव एवं कोशिका नियम 1989। अगला देखिएगा विदेशी व्यापार विकास एवं विनियमन अधिनियम 1992। अगला देखें वृक्षों की किस्मों एवं कृषकों के अधिकार अधिनियम 2001। फिर देखेंगे जैव विविधता अधिनियम 2002 क्या है, जैव विविधता अधिनियम 2002। पौध संगरोध भारत में आयात का विनियमन आदेश 2003, जैव विविधता नियम 2004, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की पहचान अधिनियम 2006 और लास्ट है दोस्तों हमारा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010। ठीक है, ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। प्रश्न हमारा क्या कह रहा था, एक बार और देखें यहाँ चौथा नंबर जो प्रश्न है 2011 में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा था ध्यानपूर्वक देखिएगा, वह कह रहा है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित केंद्रीय अधिनियमों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि आयात एवं निर्यात नियंत्रण अधिनियम 1947। दूसरा कह रहा है कि खनन एवं खनिज विकास नियमन अधिनियम 1957। तीसरा कह रहा है कि सीमा शुल्क अधिनियम 1962। चौथा कह रहा है भारतीय वन अधिनियम 1927। ठीक है, कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन से अधिनियम देश में जैव विविधता संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है अथवा उस पर असर डालते हैं। तो सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया था ऑप्शन सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। चारों ही पॉइंट दोस्तों हमारे इस संदर्भ में सही दिए गए हैं, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, सारे पॉइंट हमारे आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए देखेंगे आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखेंगे। ठीक है, चलिए 5वें नंबर प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है हमारा यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न। ठीक है, देखें ध्यानपूर्वक, चलिए देखेंगे दोस्तों यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा। 5वां प्रश्न जो हमारा दिया गया है उसको हम पढ़ेंगे। देखें, कह रहा है कि बलुई और लवणीय क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक क्या है दोस्तों, आवास। उस क्षेत्र में उस पशु जाति का कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास ध्वंस होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है। यह पशु निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। ठीक है, फिर से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। कह रहा है कि बलुई और लवणीय क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का क्या है दोस्तों, हमारा प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में उस पशु जाति का कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास ध्वंस होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है। और यह पशु निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। तो याद रखें भारतीय वन्य गधा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर से देखिएगा, कह रहा है हमारा कि बलुई और लवणीय क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का क्या है दोस्तों, प्राकृतिक आवास। उस क्षेत्र में उस पशु जाति का कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास ध्वंस होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है। यह पशु निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी, भारतीय वन्य गधा। ठीक है, फिर देखिएगा, बलुई और लवणीय क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में उस पशु जाति का कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास ध्वंस होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है। यह पशु निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। तो याद रखें भारतीय वन्य गधा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, चलिए व्याख्या इसकी हम पढ़ते हैं। कह रहा है कि भारतीय वन्य गधा विश्व के सबसे मजबूत जानवरों में से एक है, याद रखिएगा। फिर देखिए,
कह रहा है कि भारतीय वन्य गधा विश्व के सबसे मजबूत जानवरों में से एक है। यह मरुस्थल में बिना किसी आश्रय के 48 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज़्यादा तापमान में लंबे समय तक सूखे की स्थिति में भी जिंदा रह सकता है, जहां अन्य जानवर जीवित नहीं रह पाते हैं। फिर देखिएगा, भारतीय वन्य गधा विश्व के सबसे मजबूत जानवरों में से एक है। कह रहा है कि यह मरुस्थल में बिना किसी आश्रय के 48 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 48 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज़्यादा तापमान में लंबे समय तक सूखे की स्थिति में जिंदा रह सकता है, जहां अन्य जानवर जीवित नहीं रह पाते हैं। कह रहा है कि इसे बलूची वन्य गधा अथवा क्या है दोस्तों, गुदखुर गुजराती स्थानीय नाम से भी हम जानते हैं। क्या है इसे, कह रहा है दोस्तों, बलूची वन्य गधा अथवा दोस्तों हम क्या गुदखुर गुजराती स्थानीय नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, कह रहा है कि वर्तमान में इसका एकमात्र निवास गुजरात के रण में स्थित भारतीय वन्य गधा अभ्यारण्य में ही बचा है। क्या है, फिर देखिएगा, कह रहा है हमारा कि वर्तमान में इसका एकमात्र निवास गुजरात के रण में स्थित भारतीय वन्य गधा अभ्यारण्य में ही बचा है और आईयूसीएन की रेड लिस्ट में दोस्तों यह जीव हमारा संकटग्रस्त श्रेणी में दर्ज है। ठीक है, कह रहा है कि वर्ष 2009 से पहले इनकी संख्या में कमी दर्ज की गई थी, परंतु 2015 की नवीन गणना के अनुसार इनकी संख्या वृद्धि दर्ज करते हुए 4800 पाई गई है। ठीक है, कह रहा है कि इनकी संख्या में कमी इनके प्राकृतिक आवास के नष्ट होने के कारण दर्ज की जा रही, जिसका प्रमुख कारण कृषि हेतु भूमि विस्तार है। अतः सही उत्तर हम लोगों ने ऑप्शन बी मार्क किया था। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। एक बार और पढ़ेंगे कि भारतीय वन्य गधा दोस्तों विश्व के सबसे मजबूत जानवरों में से एक है और यह मरुस्थल में बिना किसी आश्रय के 48 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज्यादा तापमान में लंबे समय तक सूखे की स्थिति में भी जिंदा रह सकता है, जहां अन्य जानवर जीवित नहीं रह पाते हैं। इसे बलूची वन्य गधा अथवा गुदखुर गुजराती स्थानीय नाम के से भी हम क्या है दोस्तों जानते हैं। ठीक है, वर्तमान में इसका एकमात्र निवास गुजरात के रण में स्थित भारतीय वन्य गधा अभ्यारण्य में ही बचा है और आईयूसीएन की रेड लिस्ट में यह जीव दोस्तों संकटग्रस्त श्रेणी में दर्ज है। ठीक है, वर्ष 2009 से पहले इनकी संख्या में कमी दर्ज की गई थी, परंतु 2015 की नवीन गणना के अनुसार इनकी संख्या वृद्धि दर्ज करते हुए 4800 पाई गई। इनकी संख्या में कमी इनके प्राकृतिक आवास के नष्ट होने के कारण दर्ज की जा रही है, जिसका प्रमुख कारण है कृषि हेतु क्या है दोस्तों, इस पॉइंट को याद रखिएगा, भूमि विस्तार। अतः सही विकल्प हम लोगों ने क्या मार्क किया था, ऑप्शन बी। ठीक है, एक बार और प्रश्न पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रश्न क्या कह रहा था कि बलुई और लमड़िया क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का क्या है, प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में उस पशु जाति का कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास ध्वंस होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है। यह पशु निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है, तो याद रखें भारतीय वन गधा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, बाकी बचे हुए पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक दोस्तों लगातार पढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।